हेलो एवरीवन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के इस वीडियो में पैराग्राफ नंबर 17 से हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर ध्यान दें। आफ्टर ऑल, आखिरकार या अंततः, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। गांधी जी कहते हैं कि देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में कुछ तो है। देयर का प्रयोग यहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। इसका सेंटेंस में कोई अर्थ नहीं होगा। तो देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में कुछ तो है। दैट हैज केप्ट इट अलाइव। अलाइव मतलब होता है जीवित, और कीप मतलब रखना। तो हैज के अनुसार केप्ट आ गया है। तो दैट हैज केप्ट इट अलाइव, जिसने इसे जीवित रखा है। अप टिल नाउ, अप टिल नाउ मतलब होता है अब तक। तो अंततः आखिरकार हिंदुइज्म में कुछ तो ऐसा है जिसने इसे अब तक जीवित रखा है। इट हैज विटनेस्ड। विटनेस मतलब होता है गवाह बनना, साक्ष्य होना, देखना। तो इट हैज विटनेस्ड, इसने देखा है, यह साक्ष्य बना है, यह गवाह बना है। द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन, इजिप्टियन सिविलाइजेशंस। फॉल मतलब होता है पतन। किसी भी सभ्यता का समापन हो जाना, अंत हो जाना। तो कहते हैं कि जो ये हिंदुइज्म है, यह बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन, इजिप्टियन सिविलाइजेशंस यानी इन सभी सभ्यताओं के पतन का गवाह बना है। यानी कि इसने इन सभी सभ्यताओं का पतन होते हुए देखा है, इन सभी सभ्यताओं को समाप्त होते हुए देखा है, इन सभी सभ्यताओं का नाश होते हुए देखा। कास्ट अ लुक। कास्ट अ लुक का मतलब होता है नजर डालना, ध्यान देना। अराउंड मतलब चारों तरफ। तो कास्ट अ लुक अराउंड यू। गांधी जी कहते हैं अपनी चारों तरफ देखो। वेयर इज रोम। रोम कहाँ है? वेयर इज ग्रीस। ग्रीस कहाँ है? पहले की जो ये प्रसिद्ध सभ्यताएं थी, कहाँ हैं ये आज? कैन यू फाइंड टुडे। क्या आज आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं? एनीवेयर, कहीं भी आप देख सकते हैं। द इटली ऑफ गिवन, गिवन के इटली को। जो सामने ये तस्वीर लगी हुई है, यह गिवन की तस्वीर है। इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इस सेंटेंस को जरा समझ लेते हैं। क्या आज आप गिवन के इटली को कहीं देख सकते हैं? और रदर द एशियंट रोम, या ऐसा ही कहा जाए कि जो प्राचीन रोम है, क्या आप उस प्राचीन रोम को आज कहीं देख सकते हैं? और क्योंकि रोम वाज इटली, क्योंकि रोम ही इटली था। जो आज हम लोग इटली देखते हैं, कभी उस पर पूरे रोमन साम्राज्य नहीं, वो सभ्यता पूरी फैली हुई थी। तो गांधी जी कहते हैं कि क्या गिबन ने जिस तरह से अपने रचना में इटली का जिक्र किया है, क्या वैसा इटली, या कहा जाए वैसा रोम, क्या आज देखने को मिलता है? क्योंकि रोम ही तो इटली था। तो गांधी जी कहते हैं कि जो हिंदुइज्म है, इसने अपने सामने जो प्राचीन सभ्यताएं थी, उन सभी के पतन को इसने देखा है, लेकिन ये अभी तक बिल्कुल कायम है।
बात करें अगर गिबन की, तो इनका पूरा नाम एडवर्ड गिबन है, जिनकी लाइफ स्पैन आपके सामने है, 8 मई 1737 टू 16 जनवरी 1994। और ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, राइटर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिनका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। इस रचना में इन्होंने इटली के बारे में जिक्र किया है, नहीं, यह भी कहा जाए कि रोमन साम्राज्य के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि कैसे उसका पतन हुआ, उसकी खूबियां क्या थी। तो जिन खूबियों का जिक्र इन्होंने अपने इस रचना में किया है, वैसा आज हमें इटली देखने को नहीं मिलता है। देख सकते हैं इटली, और ये रहा रोम। जो इनकी ये रचना थी वो कुल मिलाकर 6 वॉल्यूम्स, 6 अंकों में पब्लिश हुई थी, 1776 से लेकर के 1788 के बीच। काफ़ी फेमस इनकी ये रचना रही है, जिसके लिए एडवर्ड गिबन साहब जाने जाते हैं। तो जिस प्रकार के इटली का जिक्र इन्होंने अपने पुस्तक में किया है, वैसा हमें देखने को आज नहीं मिलता है। तो ये हो गया 70 नंबर पैराग्राफ। 80 नंबर पैराग्राफ पर जरा हम लोग ध्यान देते हैं। क्या कहते हैं गांधी जी 80 नंबर पैराग्राफ में? गो टू ग्रीस, कहते हैं ग्रीस चले जाओ, जिसे हम लोग यूनान भी कहते हैं। तो कहते हैं गो टू ग्रीस, ग्रीस चले जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ है विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता? एक और प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं। भारतीय सभ्यता तो गवाह बनी कुछ सभ्यताओं का, जिनका जिक्र 70 नंबर पैराग्राफ में किया गया है। कहते हैं कि जो एटिक सभ्यता, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी, कहाँ है वो? देन कमिंग टू इंडिया। फिर गांधी जी कहते हैं कि भारत चले आओ। नहीं, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एसेंट रिकॉर्ड्स। गांधी जी कहते हैं लेट वन गो थ्रू, गो थ्रू मतलब होता है गुजरना, यहां पर देखने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। वन का प्रयोग कोई के अर्थ में किया गया है, और लेट का प्रयोग विनम्रता को दर्शाने के लिए दर्शाया गया है। कहते हैं कि आप इंडिया तो आइए, और आप यहाँ क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति द मोस्ट एशियंट रिकॉर्ड, जो सबसे प्राचीनतम आंकड़े हैं, उसको आप देख सकते हैं। एंड देन लुक अराउंड यू, और कहते हैं फिर आप अपने चारों तरफ देखिए। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन मतलब होता है विवश हो जाना। किसी भी काम को करने के लिए जब हम लोग मजबूरी को दर्शाते हैं, विवशता को दर्शाते हैं, तो वहाँ कंस्ट्रेन शब्द का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यू वुड बी कंस्ट्रेन, वुड का प्रयोग संभावना को दर्शाने के लिए। गांधी जी जो है वो पॉसिबिलिटी दर्शाते हुए कहते हैं कि आप अपने चारों तरफ देख करके, यहाँ के प्राचीनतम आंकड़ों को देख करके आप विवश हो जाइएगा। टू से, कहने के लिए, क्या कहने के लिए विवश हो जाइएगा? यश, हाँ, आई सी हियर एशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। आप यह कहने के लिए विवश हो जाइएगा कि हाँ, क्या? आई सी हियर एशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि प्राचीन भारतीय अभी भी यहाँ जी रहा है। आई सी हियर, मैंने यहाँ देखा। तो कहते हैं गांधी जी कि आप कहीं भी जाइए, लेकिन जब आप भारत आएंगे तो यहाँ के प्राचीन आंकड़ों को देख करके अपने चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद है उसको देख करके यह कहने के लिए विवश हो जाएंगे कि हाँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि प्राचीन भारत अभी भी जीवित है, जी रहा है।
19 नंबर में क्या कहते हैं? ट्रू, यह सत्य है। क्या सत्य है? देयर वेर डंग शिप्स, कि भारत की जो स्थिति है, यहाँ चारों तरफ आपको गंदगी देखने को मिल जाएगी। टू भी मतलब अच्छाइयाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको डंग हिप्स भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर कमियां भी देखने को मिल जाएंगी। नहीं, एंड देयर, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ आपको कमियां, गंदगी भी देखने को मिल जाएगी। बट लेकिन देर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम। एक वर्ड है ट्रेजर। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। कहते हैं बट देर आर रिच ट्रेजर्स बरीड, बरी मतलब होता है गड़ा हुआ होना, लेकिन इन गंदगियों के नीचे कहते हैं कि भरा पूरा रिच, भरा पूरा खजाना गड़ा हुआ है। गांधी जी क्या समझाते हैं? कहते हैं कि ठीक है, बहुत सारी अच्छाइयों के बारे में मैंने बताया, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। नहीं, यहाँ वहाँ गंदगी है, कुछ कमियां भी हैं, लेकिन उन गंदगी के नीचे खजाने गड़े हुए हैं। मतलब उन कमियां तो हैं, लेकिन जो हमारी सभ्यता की जो जड़ है, जो नींव है, वो बहुत मजबूत है। लोग अपनी सभ्यता से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड, और कहते हैं कि यह बचा रह गया, इसके पीछे कारण है, द रीजन वाई, नहीं, क्योंकि यह बचा रह गया इसके पीछे कारण है, इज दैट द एंड, जो इसने अपनी लक्ष्य निर्धारित करके रखी। एंड यहाँ पर समापन को नहीं, उद्देश्य को, लक्ष्य को दर्शाने के लिए। और इसने लक्ष्य क्या निर्धारित करके रखा है? तो कहते हैं विच हिंदुइज्म सेट बिफोर, इस लक्ष्य को हिंदुइज्म ने अपने सामने निर्धारित करके रखा है। क्या है? इट वॉज नॉट डेवलप एलोंग मटेरियल बट अ स्पिरिचुअल लाइन्स। इसका लक्ष्य है कि, मतलब कि इसने अपना लक्ष्य यह निर्धारित किया था कि यह अपना जो विकास है, जो अपना डेवलपमेंट है, वो भौतिकवाद के साथ नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल, अध्यात्म के साथ करेगा। इसने ये अपना लक्ष्य जो है निर्धारित करके रखा था, और इसी निर्धारित लक्ष्य के कारण आज यह बचा रह गया है। जबकि इसके साथ की या इससे पहले की जो भी प्राचीन सभ्यताएं थी, वो सभी समाप्त हो गई, और उन सभी का यह साक्ष्य बना। 20 नंबर पैराग्राफ में हम लोग जरा ध्यान देते हैं क्या गांधी जी समझाना चाहते हैं। 20 नंबर पैराग्राफ में गांधी जी का यह कहना है कि आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा स्वराज, डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग वांट्स सेल्फ इंटेलिजेंस। कहते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज निर्भर नहीं करता है, डिपेंड्स नॉट, निर्भर नहीं करता है किस चीज़ पर? मल्टीप्लाइंग वांट्स। मल्टीप्लाइंग मतलब गुणज करना, बढ़ाना, और वांट्स मतलब इच्छाएं। अपनी इच्छाओं को बढ़ाए जाने पर निर्भर नहीं करता है सेल्फ इंटेलिजेंस। सेल्फ इंटेलिजेंस मतलब होता है खुद की आसक्ति, यानी कि विलासिता, ऐशो आराम। यानी कि हमारी जो सभ्यता है वो विलासिता, ऐशो आराम के द्वारा अपने इच्छाओं को कई गुना बढ़ाने पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डिनाइल। सेल्फ डिनाइल मतलब होता है आत्मत्याग। आत्मत्याग के द्वारा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने पर, नहीं, नियंत्रित करना, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने पर यह निर्भर करती है। इसको जरा सुधार करके इस, तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने पर, कैसे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करती है? यानी कि त्याग करके, नहीं, अपनी आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करने पर निर्भर करती है। यह खूबी है हमारी सभ्यता की। जबकि पश्चिमी सभ्यता की खूबी है कि वो क्या करे? भोग विलास, ना, ऐशो आराम पर ध्यान दे और अपनी इच्छाओं को कई गुना बढ़ाए। 21 नंबर पर जरा हम लोग ध्यान देते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन
यानी कि जो यूरोप की सभ्यता है इज नो डाउट, नो डाउट का मतलब हो गया निसंदेह, जिसमें कोई संदेह ना हो, सुटेड फॉर द यूरोपियंस। गांधी जी कहते हैं कि जो यूरोपियन सभ्यता है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, सुटेड फॉर द यूरोपियंस, कि वो यूरोपियंस के लिए उपयुक्त है। गांधी जी के अनुसार जो यूरोपियन सभ्यताएं हैं वह यूरोपियंस के लिए उपयुक्त है, बट लेकिन इट विल मीन रून, मीन मतलब, और रून मतलब होता है नाश, तो इट विल मीन रून फॉर इंडिया, लेकिन भारत के लिए इसका मतलब नाश होगा। किस चीज का मतलब नाश होगा? इफ यू एंडवर, एंडवर मतलब होता है प्रयास करना, इफ यू एंडवर टू कॉपी इट, यदि कॉपी मतलब नकल करना, यदि हम लोग इस चीज के नकल करने की कोशिश करते हैं तो यह भारत के लिए नाश होगा। यानी कि जो यूरोपियन सभ्यता है, जो यूरोप की सभ्यता है, वो तो यूरोप के लोगों के लिए ठीक है, लेकिन यदि उसकी हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, यानी हम भारतीय लोग यदि उसकी कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं, तो यह हमारे लिए रून होगा, यानी कि नाश होगा। रून याद रखिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा वर्ड ये यूज किया जाता है। दिस इज नॉट टू से, इसका कहने का मतलब यह नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि मैंने ये बात बोली, मेरे इस बात के कहने का मतलब यह नहीं है कि वी मे नॉट एडप्ट एंड असिमिलेट। एडप्ट मतलब अपनाना और एसिमिलेट मतलब होता है शामिल करना। वी मे नॉट एडप्ट एंड एसिमिलेट, हम लोग अपना भी नहीं सकते हैं या शामिल भी नहीं कर सकते हैं वाट एवर मे बी गुड, जो कुछ भी अच्छाई हो। कहते हैं कि यूरोपियन सभ्यता में सभी सारी चीज़ें जो है वो खराब ही नहीं है, उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं है कि यूरोपियन सभ्यता यूरोप के लोगों के लिए ही अच्छी है। तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हम लोग जो अच्छी बातें हैं उसमें उसको हम लोग अपना भी नहीं सकते हैं या अपनी सभ्यता में शामिल भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग जो भी अच्छाइयाँ हैं उसे अपनाएं। एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस, और हमारे द्वारा वह शामिल किए जाने में वह सक्षम हो। एज इट डज नॉट मीन, इसका मतलब यह भी नहीं है कि इवन द यूरोपियंस, यहाँ तक कि जो यूरोपियंस है, विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। कहते हैं कि जो यूरोपियंस है उन्हें पार्ट विथ यानी कि अलग होना, तो कहते हैं कि जो यूरोपियंस है विल नॉट हैव टू पार्ट विथ, उन्हें अलग न होने की आवश्यकता नहीं, उन्हें अलग नहीं होना पड़ेगा, हैव टू। मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि यूरोपियंस को अलग भी नहीं होना पड़ेगा। किस चीज़ से अलग नहीं होना पड़ेगा? वाट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू, क्रिप इनटू मतलब होता है शामिल हो जाना, प्रवेश कर जाना। माइट जो है इसका प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए यहाँ पर गांधी जी कर रहे हैं, और एविल मतलब हो गया जो बुराई है। तो कहते हैं कि जो बुराई इस सभ्यता के अंदर प्रवेश कर गया है उससे यूरोपियंस को अलग होने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा कहने का मतलब भी नहीं है। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि जो यूरोपियन लोग हैं, जो सभ्यता है यूरोपियन, वो उनके लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन भारत के लोग यदि उसकी कॉपी करने की कोशिश करें, उसे अपनाने की कोशिश करते हैं, उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, अपनाना अलग बात हो गया, नकल करने की अगर कोशिश करते हैं तो ये उनके लिए सही नहीं होगा। लेकिन इनके गांधी जी के कहने का मतलब यह भी नहीं है कि उस सभ्यता में जो अच्छाइयाँ हैं उसको भी हम ना अपनाएं, तो जो अच्छाइयाँ हैं उसको हम बिल्कुल अपनाएं। लेकिन इसके कहने का मतलब यह भी नहीं है कि उस सभ्यता के अंदर जो बुराइयाँ आ गई हैं उनसे यूरोपियन को अलग होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल यूरोपियंस को उससे अलग होने की ज़रूरत है, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं वह भारत अपना सकता है, लेकिन उस यूरोपियन सभ्यताएं जो है उसकी नकल करने की ज़रूरत भारत को नहीं है। 22 नंबर पैराग्राफ जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझा जाएगा। 22 नंबर पैराग्राफ में एक गोल्डन फ्लिस की बात गांधी जी करते हैं। तो गोल्डन फ्लिस के पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एक कहानी है, तो हम लोग पढ़ेंगे और उस कहानी को भी समझेंगे। और उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास जो है वो आप लोग के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लास्ट क्लास होगा। टिल देन, बाय स्टूडेंट्स।